बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल लाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है जादुई बकरी। वो बड़ी खूबसूरत बकरी थी, सफ़ेद और काली, मुंह और टांगे बिल्कुल सफ़ेद, छोटे छोटे सिंग और बड़े बड़े कान। मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता था। मेरा एक दोस्त लांडी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था। एक्सचेंज से नरगिस सिनेमा तक फुटपाथ पर यह बकरी मंडी रोज़ ही लगती थी, मगर मैंने पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत बकरी देखी। हालांकि मैं ना बकरी पालने का शौकीन हूँ और ना ही मेरा मकान इस काबिल कि कोई जानवर पाला जा सके, मगर मैं ये सब होने पर भी इस बकरी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। मैंने बकरी वाले से पूछा, लाला ये बकरी कितने का है? एक बात बोलेगा, 2000 रुपये। अरे लाला ये तो बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा। चे यार, सच्चा बात कोई सुनता नहीं है। हम 1800 रुपये में खुद खरीदा है, एक हफ्ता से खिलाता हूँ। अब बोलो 2000 रुपये ज़्यादा बोला है, मगर मेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे, और वो भी बीवी ने इलेक्ट्रिक और फ़ोन का बिल जमा करने को दिए थे, और मैं बकरी खरीदने के लिए इतना संजीदा भी नहीं था, इसलिए पठान को जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गया। बकरी ने जोर की मैं की आवाज़ निकाली, जैसे इसने मुझे आवाज़ दी कि कहाँ चले। मैंने गैर इरादी तौर पर पलट कर देखा। पठान तो किसी और गाय के साथ मशगूल था और बकरी मेरी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में इल्तजा और फरियाद मुझे नजर आई, जैसे वो कह रही हो, मुझे ले चलो। मैं हैरत से इसको देखता रहा। इसकी आंखों में जो था वो मुझे दिमाग में सुनाई दिया। वो कह रही थी, यह बहुत जालिम है, मुझे ले चलो अपने साथ, तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। चंद मिनट मैं हैरत से दिल की आवाज़ अपने दिमाग में सुनता रहा और फिर पठान को मुखातिब करके कहा, लाला एक दाम बताओ। तुमको बोला ना 2000 रुपये लेगा, ना कम ना ज़्यादा, इससे कम में हमको नुकसान होगा। पठान ने निस्वार मुंह में डालकर कहा, मेरे पास 1500 रुपये हैं अभी। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, इधर तुम हमको कोई आदमी बताओ, वो बोलेगा तो फिर मैं दे देना, तो फिर बाद में दे देना। अभी यह भाव था हो ही रहा था कि मेरा दोस्त अहमद यार आ गया। क्या हो रहा है भाई? वो आते ही बोला, अरे यार ये बकरी पसंद आ गई है, मगर 500 रुपये कम है। 500 रुपये तुम मुझसे ले लो, मगर तुम क्या करोगे इस बकरी का? ना तुम्हारे घर में जगह है और ना ही तुम्हारी बेगम पसंद करेगी। मैं बेगम को समझा लूंगा, सिर्फ जगह का मसला रहेगा। गंदगी बहुत होती है और जानवर के पेशाब में बड़ी सख्त बदबू होती है। 2 दिन में बकरी पालने का शौक हवा हो जाएगा। अहमद यार बोला। मेरा इरादा फिर बदलने लगा। वाकई मेरे घर में बकरी रखने की कोई जगह नहीं थी। किराए का मकान था, 3 कमरे और एक छोटे सहन पर मुश्तमिल। यह मकान इस काबिल नहीं था कि इसमें एक मुर्गी भी रखी जा सके। बकरी ने एक जोर की मैं की और मैं इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। इसकी टेलीपैथी ने फिर काम दिखाया। मेरे दिमाग में बकरी ने कहा, इस नादान दोस्त की बातों में मत आओ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी, खूब दूध दूंगी, तुम्हारा घर भी गंदा नहीं करूंगी, मुझे तुम इस जालिम से बचाओ। मेरी समझ में एक एक लफ्ज साफ साफ आ गया, तो मैंने अहमद से कहा, 500 रुपये निकालो। अहमद ने जेब से 500 रुपये निकाले। 1500 रुपये मैंने इसमें शामिल करके पठान के हाथ पर रख दिए। बकरी की रस्सी इसने मेरे हाथ में थमा दी। बस इस रात से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मगर मैंने पैदल जाना मुनासिब ख्याल ना किया। अहमद ने रक्षा रोका तो हमसे पहले कूद कर बकरी इस पर चढ़ गई। मैंने हैरत से अहमद की तरफ देखा तो वो बोला, बड़ी एडवांस बकरी मालूम होती है, जरा होशियार रहना। मैं हंस पड़ा और रक्षा वाले ने रक्षा चला दिया। दरवाजे के सामने रक्षा रुका तो बकरी मुझसे पहले कूद कर उतर गई। मैंने किराया अदा किया और दरवाजे की घंटी बजाई। बीवी ने दरवाजा खोला। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो बीवी की नज़र बकरी पर पड़ी, तो इसने पूछा, बकरी किसकी है? मैं लाया हूँ, मैंने जवाब दिया। आप बकरी लाए हैं? वो हैरान होकर बोली, आपको बकरी पालने का शौक कब से हुआ? अरे शौक से नहीं लाया, मजबूरी से लाया हूँ। अच्छा, वो और हैरान हो गई। ज़रा बताएं तो सही, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि आप इस ज़रा से घर में बकरी पालने पर मजबूर हो गए? इसके लहजे में हैरानी अब भी थी। दरअसल यह बकरी जिसके पास थी वो बड़ा जालिम आदमी था, इस पर बड़ा जुल्म करता था। अच्छा है, तो बात आपको किसने बताई कि वो इस पर जुल्म करता था? मुझे यह बात इसी बकरी ने बताई है, मैंने रवानी से कहा। यह बकरी बोलती भी है? वो चक्कर इस बकरी से दूर हो गई। अरे मेरा मतलब था, मुझे इर्द गिर्द के लोगों ने बताया था, और आप इस बकरी के फुप्पा लगते हैं कि उठाकर इसे यहाँ ले आए। वो गुस्से से बोली, देखो बेगम, जरा ठंडे दिल से गौर करो, नाराज मत हो, आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। मैंने रसान से कहा, है इंसानियत कोई चीज़ मानती हूँ, मगर इंसानों के साथ इंसानियत की जाती है। ये घर इस काबिल है कि इसमें एक मुर्गी भी रखी जा सके। तुम्हारी बात ठीक है, मगर अब ले आया हूँ तो इसको रखना तो है। मुझे पता है इस जानवर के पेशाब में बहुत सख्त बदबू होती है, पूरा घर बदबू से भर जाएगा, देख लेना। और फिर 2 कमरे हैं, सहन में ही बांधना पड़ेगा। तुम तो सुबह उठकर दफ्तर चले जाओगे और मैं दिन भर घर धोती रहूंगी। नाराज मत हो, मैं फर्श धो दिया करूंगा। मैंने बात काट कर कहा, इसमें भी मेरी बदनामी है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मियाँ से फर्श धुलवा रही है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम फिक्र ना करो, मैंने कहा। हम दोनों बातें कर रहे थे और सहन में बकरी खामोश खड़ी थी। मैंने बकरी की तरफ इशारा करके कहा, अच्छा
अब मैं इसके चारे वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने साइकिल पकड़ी और बाहर मार्केट की तरफ चल दिया। वहाँ जानवरों की खुराकों की दुकान थी और हर चारा मिल जाता था। मैंने चारा खरीदा और घर आ गया। बीवी ने एक पुरानी प्लेट में चने का दाना बकरी के सामने रख दिया। बकरी बहुत भूखी थी, फौरन खाने लगी। इसके बाद इसने पानी पिया और हरे लहसुन पर पल पड़ी। दोनों गड्डियां लहसुन भी खा गई। तो बीवी ने कहा, ये तो बहुत भूखी है। अरे बड़ा जालिम था वो पठान, इसको भूखा भी रखता था। मैंने जवाब दिया, थन तो इसको बड़े बड़े हैं, जरा दूध तो निकालो, देखें कितना दूध देती है। बीवी ने बकरी की तरफ इशारा किया। लाओ बर्तन, मैंने कहा। बीवी एक छोटी बाल्टी ले आई जिसमें मैं बाजार से दूध खरीद कर लाता था। मैं जैसे ही बकरी के पास बैठा वो उचक कर दूर जा खड़ी हुई। मैं फिर इसके पास गया मगर वो फिर दूर चली गई। जब से बकरी घर में आई थी यह इसकी पहली गैर पसंदीदा हरकत थी। मैंने 2-4 बार कोशिश की कि इसके थनों को पकड़ूं मगर नाकाम रहा। बीवी यह सब देख रही थी। वो बोली, बिल्कुल अनाड़ी हो, लाओ मैं दूध निकालती हूँ। मैंने बाल्टी इसके हाथ में पकड़ा दी। बीवी बकरी के करीब गई तो बकरी अपनी जगह से हिली भी नहीं और बीवी ने थनों को पकड़कर पहले से लाया और फिर दबाकर दूध निकालने लगी। बड़ी आसानी से दूध निकलता रहा और बाल्टी भर गई तो वह इसको किसी बर्तन में खाली करके फिर दूध निकालने लगी और फिर बाल्टी भर गई तो वो उठ गई और बोली, दूध तो बहुत दिया है इसने, अगर इतना दूध रोज दे तो बहुत अच्छा है। चलो इसके यहाँ रहने का जवाब कुछ तो हुआ। ओहो, मैं खिलाफ कब थी, सिर्फ जगह की वजह से परेशान थी। अब बीवी के अंदाज में पहले वाली नाराजगी नहीं थी। खाना वगैरह पक गया है? तैयार है, कब खाओगे? अभी तो 8 बजे है। खाएंगे तो वक्त पर, सिर्फ पूछ रहा था। अच्छा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, 1-2 बाजी शतरंज की खेल कर आता हूँ। मैं जाने लगा तो बीवी ने कहा, एक बाजी तुम्हारी कितनी देर की होती है? मुझे अंदाजा है 9 बजे घर आ जाना। मैं 9:30 बजे घर आ गया। बीवी ने मेरी तरफ देखा, फिर घड़ी को देखा और बोर्ची खाने में खाला लेने चली गई। बकरी को अब तक बांधा नहीं गया था। वो सहन में बैठी आराम से जुगाली कर रही थी। खाने के बाद मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो बकरी मेरे साथ दरवाजे पर आई और बाहर निकलकर गली में पेशाब करने लगी और फारिग होने के बाद अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जाकर सहन में खड़ी हो गई। मैं फजर की नमाज घर में ही पढ़ता था, इसलिए बहुत जल्दी उठ जाया करता था। मैंने हस्बत दस्तूर उठकर सहन की बत्ती जलाई तो बकरी सहन में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी, गोया सो रही थी। मैंने सोचा पाइप लगाकर सहन धो डालता हूँ, इसके बाद नहा धोकर नमाज पढ़ लूंगा। मगर सहन रोजाना की तरह साफ था, गोया रात में बकरी ने यह शुगल किया ही नहीं था। मेरी आवाज़ सुनकर बकरी उठ गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो भागकर गली में चली गई और फारिग होकर वापस आकर बैठ गई। मैंने नमाज पढ़ी। कुछ देर के बाद बीवी जाग गई। मैंने बकरी की सारी बात बताई तो वो बहुत हैरान हुई और बोली, यह तो हम लोगों की बात समझ लेती है, ऐसा ही मालूम होता है। मैंने फकर से कहा, अरे हमारी लाई हुई बकरी है, चलो देखते हैं आइंदा ये क्या करती है। वही करेगी जो हम चाहेंगे बेगम। ज़्यादा ना इतराओ, बेगम चढ़ के बोली। हमारी ये नोक झोंक चलती रहती थी और यही जिंदगी की अलामत भी थी। मैंने बावर्ची खाने से बाल्टी उठाई और दूध निकालने के लिए बकरी की तरफ चला, मगर बकरी को शायद मेरे इरादे का पहले से पता चल गया था। वो उचक कर दूर जा खड़ी हुई और मेरी तरफ देखने लगी। मेरी और इसकी निगाहें जब मिली तो वो ठेलीपेती के जरिए बोली, आपको शर्म नहीं आती? मैं बकरी तो हूँ मगर इतनी बेशर्म नहीं हो कि कोई मर्द मेरे बदन को हाथ लगाए। बाल्टी अपनी बीवी को दे दो, वही रोज मेरा दूध निकालेगी। मैंने खामोशी से बाल्टी बीवी को दे दी और गुसल खाने में चला गया। नाश्ते पर बीवी बोली, ये बकरी तो बड़ी शर्मीली है, आपसे दूध नहीं निकलवाती और मैं जब निकालती हूँ तो खामोशी से खड़ी रहती है। तुम ऐसा करो, एक शलवार बना दो इसके लिए। मैंने हंसकर कहा, बकरियां शलवार पहनती हैं क्या? तुम भी कमाल करते हो। वो नाक पर उंगली रखकर बोली, अरे तो क्या हुआ, तुम पहना दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, आपकी बातें तो दुनिया से ही अलग है। वो बोली, यह बकरी भी तो दुनिया से अलग बकरी है, तुम इसका खास ख्याल रखना। मैंने कहा, हाँ ये बात मुझे ठीक लगती है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम मार्केट से चारा वगैरह ले आना। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मैं मिल में सुपरवाइजर था, ड्यूटी जनरल करता था, क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी घर की वजह से नहीं करता था। माहाना 1200 रुपये तनख्वाह मिलती थी। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए ये रुपए बहुत थे। कोई बाल बच्चा था नहीं और शादी को 3 साल गुजर चुके थे। हमारा मकान रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। गाड़ियों की आवाज़ आती रहती थी। कायदाबाद का ट्रैफिक का पुल अभी नहीं बना था। मैं पैदल ही ड्यूटी पर जाता था। 10-15 मिनट में ही मैं ड्यूटी पर पहुंच जाता था। कोई फालतू खर्च था नहीं। सिर्फ रात को मोहल्ले के होटल में शतरंज जरूर खेलता था और मेरी बीवी इसके सख्त खिलाफ थी, मगर मैं इससे बात ना आता। ये थी मेरी जिंदगी। मेरी इस जिंदगी में ये बकरी आ गई। मैं खुद तो टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर मैंने इस किस्म की कहानियां जरूर पढ़ी थी कि टेलीपैथी जानने वाला जिसको चाहे इसके दिमाग में घुसकर इससे राब्ता कर सकता है, चाहे फासला जितना भी हो। मगर कोई बकरी भी ऐसा कर सकती है, यह तजुर्बा अब हासिल हुआ। मैंने अब तक इस तजुर्बे का जिक्र अपनी बीवी से नहीं किया था। शाम में मैं जब घर आया तो हरा चारा भी लेता आया। बकरी सहन में मौजूद थी। बीवी ने एक थैला काले रंग का बनाकर इसके थनों पर चढ़ा दिया था। मैंने कहा,
بہت اچھا کیا آپ نے، یہ تو ویسے ہی شرمیلی بیگم ہے۔ میں نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ بکری نے میری طرف دیکھا اور میرے دماغ میں اس کی آواز آئی، تم سے زیادہ سمجھدار تمہاری بیگم ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہے، تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، یہ میرے لیے بھی ضروری تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا، میں نے کہا۔ میں تم سے باتیں کرتی ہوں، یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ بکری کی آواز میرے دماغ میں آئی۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کو لوگ پاگل کہیں گے، دوسرا یہ کہ میں تماشا بن جاؤں گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے کہا۔ پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ تم آخر ہو کیا؟ بکری تو ہو نہیں، میں نے کہا۔ میں اس وقت تو بکری ہی ہوں، تم نے میرا دودھ بھی پیا تھا۔ ہاں میں نے دودھ پیا ہے، تو پھر مان لو کہ میں بکری ہوں۔ تم صرف بکری نہیں ہو، اصل بتاؤ کیا ہو؟ یہ میں تم کو اس وقت نہیں بتا سکتی، وقت آنے پر بتا دوں گی۔ تم کو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کوئی ایک پریشانی ہے، میں نے کہا۔ ایک ایک کر کے بتاؤ، بکری نے کہا۔ یہ مکان کرائے کا ہے، 2 کمرے ہیں، ہر ماہ 250 روپے اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تم خود سین میں کھڑی ہو، میری فکر نہ کرو، تم کو مکان مل جائے گا، بکری نے کہا۔ اسی وقت کمرے سے بیوی نکل آئی اور بولی، تم اب تک یہاں کھڑے ہو؟ میں سمجھ رہی تھی غسل خانے میں ہو۔ ہاں جا رہا ہوں، میں نے کہا اور نہانے چلا گیا۔ احمد یار شام کو میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ شام کو وہ آتے ہی بولا، آؤ ایک مکان دیکھنے جانا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں ہے مکان؟ احمد یار نے کہا لانڈی نمبر 3 میں ہے اور کارنر کا ہے، سامنے میدان ہے، مکان اچھا ہے۔ کیا تم خرید رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ارے میں کیا کروں گا، میرے پاس تو مکان ہے، تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، تمہارے لیے ہی میں نے مکان تلاش کیا ہے۔ میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے۔ ابے یار کتنے کا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے کہاں، میں نے کہا۔ اللہ مالک ہے، پہلے دیکھ تو لیں، وہ بولا۔ مکان اچھا تھا، بنا ہوا تو زیادہ نہیں تھا، صرف 2 کمرے ہی بنے ہوئے تھے اور ان پر شیڈ کی چھت پڑی تھی، مگر کوارٹر کارنر کا تھا، اس لیے کوارٹر کے پہلو کی بہت جگہ تھی اور سامنے کوئی گلی نہیں تھی، میدان تھا، اس لیے سامنے بھی بہت جگہ ملی ہوئی تھی۔ پلاٹ تو 80 گز کا ہی تھا، مگر 3 کوارٹروں کی جگہ پر باؤنڈری بنائی ہوئی تھی، ویسٹ اوپن تھا۔ مجھے بہت پسند آیا، احمد یار کو بھی بہت پسند آیا۔ مالک مکان سے دام معلوم کیے تو اس نے 15,000 بتائے۔ میں نے کہا ارے بھائی 4-6 ہزار میں کوارٹر مل جاتا ہے، تم بہت مانگ رہے ہو، اگر آپ کو پسند ہے تو لے لو، دام یہی ہوں گے۔ احمد یار نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل بیانہ دے جائیں گے۔ مالک نے کہا میں کل اسی وقت تک آپ کا انتظار کروں گا، اس کے بعد مجھے اختیار ہوگا کہ کسی اور سے سودا کر لوں۔ احمد یار نے کہا ٹھیک ہے۔ راستے میں نے کہا 15,000 تو بہت ہے، میں تو بندوبست نہیں کر سکوں گا، تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ایسا مکان بار بار نہیں ملتا۔ مکان تو اچھا ہے، میں نے کہا۔ تم کتنے کا بندوبست کر سکتے ہو؟ احمد یار نے پوچھا۔ میرے پاس تو زیادہ رقم نہیں، تمہاری بھابھی سے پتہ کروں گا۔ اچھا تم پتہ کر لینا، میں کل آؤں گا، بیانہ بھی تو دینا ہے۔ احمد یار داؤ چرنگی کی طرف چلا گیا اور میں اپنی گھر کی طرف۔ گھر آ کر میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ بولی 15,000 تو بہت بڑی رقم ہے، میرے پاس تو 4,000 روپے پڑے ہیں، وہ ضرورت ہو تو لے لینا۔ چلو اللہ مالک ہے، مکان بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ویسٹ اوپن ہے اور سامنے میدان ہے، کھلا علاقہ ہے۔ میں غسل کرنے جانے لگا تو نظر بکری کی طرف اٹھ گئی، بکری میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، وہ فوراً میرے دماغ میں آ گئی۔ پہلے جب وہ میرے دماغ میں آئی تھی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، مگر اب کچھ نہ ہوا۔ وہ بولی اندر غسل خانے میں جاؤ، یہاں کھڑے رہو گے تو تمہاری بیوی سوالات کرنا شروع کر دے گی۔ میں تولیہ لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ تم فوراً اس مکان کا سودا کر لو، روپے کی فکر نہ کرو، تمہیں مل جائیں گے، بکری نے کہا۔ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں نے کہا۔ میں جس طرح کہہ رہی ہوں کرتے رہو، فائدے میں رہو گے، کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ تمہارے پاس انعامی بانڈ ہیں 10 روپے والے؟ ہاں میرے پاس 2 پاؤنڈ پڑے ہیں، اس کی قرآن دادی اس ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے، اس میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام مل جائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تم 2,000 کا بیانہ مالک مکان کو پہنچا دو، 1 ماہ کا وقت لے لو۔ بہت بہتر شرمیلی بیگم، میں نے کہا۔ تمیز سے بات کیا کرو، تم میرا دودھ پیتے ہو۔ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ جس کا دودھ پیا جاتا ہے اس سے پتہ ہے کیا رشتہ ہو جاتا ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ اچھا معاف کرو، نہانے دو مجھے۔ میں نے نل کھولا اور نہانے لگا۔ احمد یاد کے ساتھ جا کر میں نے 2,000 روپے بیانہ ادا کر دیا اور 1 ماہ کا وقت لے لیا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر وقت پر بقیہ رقم کا بندوبست نہ کر سکا تو یہ 2,000 بھی ڈوب جائیں گے۔ احمد یار نے بتا دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5,000 کا بندوبست وہ کر سکتا ہے، میرے پاس تو اتنی رقم کا 1 ماہ میں انتظام کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ مجھے اداس دیکھا تو ایک دن بکری نے کہا بڑے پریشان ہو، پریشانی رقم کی ہے؟ میں نے کہا میں نے تم کو کہہ دیا ہے تم کو وقت سے پہلے رقم مل جائے گی، میرے اوپر بھروسہ کرو۔ کیسے بھروسہ کروں؟ یقین نہیں آ رہا۔ یقین نہ آنے کی وجہ؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر تم اتنے ہی قابل ہو تو پھر بکری کیوں بنی ہوئی ہو؟ یہ میری مجبوری ہے، بکری نے کہا۔ ایسی کیا مجبوری؟ میں نے پوچھا۔ ہے مجبوری، اگر میں مجبور نہ ہوتی تو تم سے تمہارے ساتھ آنے کی درخواست نہ کرتی،
इस पठान से ना डरती। मुझ पर अभी ऐसी पाबंदियां हैं कि मेरी सिर्फ आंखें आज़ाद हैं। यह जिस्म एक बकरी का जिस्म है। इसके अंदर मुझे कैद कर दिया गया है। मेरे जिस्म को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे गले पर छुरी चला दे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और इस पठान का इरादा ऐसा ही मालूम होता था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ले चलो। मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही। अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकते और मैं खुलकर बता भी नहीं सकती। तुमको बस 1 साल मेरी हिफाजत करना है। अपनी बीवी को हिदायत कर दो कि वो मेरे बारे में किसी से भी कोई तस्करा ना करे। 1 साल के बाद मैं तुमको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मेरी ज़ात से तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं हर तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बाद मैंने कभी इससे सवाल ना किया। वो अब मेरे दिमाग में किसी भी वक्त आ जाती, 2-4 बातें करती और बस। महीने की 10 तारीख को कुरानदादी थी। इस तारीख का मुझे बेचैनी से इंतजार था, मगर मुझसे ज़्यादा शायद बकरी को इंतजार था। मैं जैसे ही गुसल खाने में गया, बकरी आ गई। आते ही वो बोली, आज तुम दफ्तर नहीं जाओगे। क्यों? मैंने पूछा। आज अखबार में कुरानदादी की लिस्ट आने वाली है। अखबार खरीदो और बैंक जाओ, रकम वसूल करो और अहमद यार को लेकर मकान मालिक को अदायगी करो। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे बैंक में मेरे नाम पहले से ही रकम मौजूद है। तुम्हारा इनाम निकल चुका है। अच्छा, तुमको कैसे पता चला? मेरी आंखें आज़ाद हैं, जहाँ चाहे देख लेती हूँ। जो कह रही हो तुमको वही करना है। बेहतर, बहुत बेहतर शर्मीली बेगम, मैंने कहा। तमीज़ से बात करो, तुम मेरा दूध पीते हो। मैंने दोनों बाढ़ निकाले, जेब में डाले। बस इस रात से अखबार खरीदा और सदर की गाड़ी में सवार हो गया। मुझे इनाम निकल आने का इतना यकीन था कि मैंने अखबार खोलकर भी नहीं देखा। सदर की एक हबीब बैंक की ब्रांच में जाकर मैंने अखबार निकाला और बैठकर बॉन्ड के नंबर चेक करने लगा, बड़ी सुकून से, इत्मीनान से। ना कोई जल्दबाजी, ना बेचैनी। 25,000 की इनामी लिस्ट में मेरा नंबर मिल गया। वहां मैंने निशान लगा दिया। दूसरे बॉन्ड के नंबर तलाश करने लगा। दूसरे बॉन्ड का नंबर 5,000 के नाम में मौजूद था। इस पर भी निशान लगा दिया। बॉन्ड और अखबार हाथ में पकड़ा और मैनेजर के कमरे में दाखिल हो गया। मैंने दोनों बॉन्ड और अखबार इसकी मेज पर रख दिए। इसने बताया कि इसके लिए मुझे स्टेट बैंक जाना होगा। मैंने टैक्सी पकड़ी और स्टेट बैंक पहुंच गया। वहां ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं पहला आदमी था जो इतनी जल्दी इनाम लेने पहुंचा था। वहां से टैक्सी पकड़ी और लांडी अपने घर रवाना हो गया। शर्मीली बेगम का यह पहला कारनामा था। मैं सीधा अहमद यार के दफ्तर गया। अहमद यार दफ्तर में मौजूद था। मेरी जेब में 30,000 रुपये मौजूद थे। मैंने अहमद यार को बताया तो बड़ा हैरान हुआ और बोला, कमाल है यार, कहाँ तो एक भी बॉन्ड नहीं निकलता और निकले तो एक साथ दोनों पर इनाम निकल आया। मैंने कहा था ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अच्छा तो मैं मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? अहमद यार बोला। अरे भाई, इस मकान वाले के पास जाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, हमारे पास अभी वक्त है। मगर हुक्म यही है मेरे यार। किसका हुक्म है? वो जल्दी से बोला। मैं गड़बड़ा गया। यह तो नहीं कह सकता था कि बकरी का हुक्म है। अरे यार समझा करो, शादीशुदा मर्द की मजबूरियां। अच्छा शरीफुद्दीन, अब वाकई तुम शरीफ हो गए हो, बीवी के इशारे पर चल रहे हो। तुम भी चलोगे? जरा शादी तो करो, मैंने कहा। शादी तो मैं जरूर करूंगा यार, मगर क्या करूं, अभी हालात इसकी इजाजत नहीं देते। अच्छा अब उठ जा, तेरे हालात भी इंशाल्लाह जल्द ही शादी वाले हो जाएंगे, फिक्र ना कर। मैं उठ खड़ा हुआ, गेट से रक्षा पकड़ा और 3 नंबर रवाना हो गए। रास्ते से अजीज को भी साथ लिया। अजीज की स्टेट एजेंसी थी। सारे कागजात और लीज वगैरह का काम अजीज को ही तो करना था, इसलिए इसका साथ होना जरूरी था। अजीज अपने काम में बहुत माहिर था और इसकी दफ्तरों में लेन भी थी, इसलिए 1 हफ्ते में ट्रांसफर और लीज का काम खत्म हुआ और कब्जा मिल गया। तो बकरी ने कहा, मुबारक हो, मकान मिल गया। ये तुम्हारी मेहरबानी से हुआ। तुम इस मकान में अभी शिफ्ट मत होना। क्यों? किराए से तो जान छुटे, मैंने कहा। पूरी बात सुनो। जिस इलाके में वो मकान है, इस इलाके में स्कूलों की बहुत तकलीफ है। पढ़ने वाले बच्चे मलीर जाते हैं। एक हाई स्कूल है, वहां पर सबको दाखिला नहीं मिलता। तुम ऐसा करो, वहां स्कूल कायम कर दो, खूब चलेगा। और स्कूल की बिल्डिंग कौन बनाएगा? मैंने कहा। मकान जिस तरह मिला है इसी तरह बिल्डिंग भी बन जाएगी। तुम वही करो जो मैं कहती हूँ, मगर तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बातचीत होती है इसका पता किसी को नहीं होना चाहिए। अहमद यार तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारा वफादार भी है। तुम्हारी बीवी बहुत नेक है, बहुत सीधी है, मगर फिर भी तुम मेरा राज इन पर नहीं खोलोगे। बहुत अच्छा, जो हुक्म होगा बजा लाऊंगा शर्मीली। बस फौरन मेरी चिड़ पकड़ लेते हो। मैंने स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। एक नक्शा बनाने वाले को प्लाट दिखाया। इसने सब पैमाइश की, महलो वकू का जायजा लिया और एक बहुत शानदार नक्शा बना दिया। मैंने अब तक अहमद यार को नहीं बताया था कि मैं स्कूल कायम करना चाहता हूँ। नक्शा देखकर अहमद यार बड़ा हैरान हुआ और बोला, किसके स्कूल का नक्शा है? मैंने कहा, यह मेरे स्कूल का नक्शा है। मजाक मत करो, बताओ। बहुत शानदार बिल्डिंग का नक्शा है।
बताया ना, 3 नंबर वाले प्लाट पर यह बिल्डिंग बनेगी। अबे क्या लंबी लंबी तान रहा है, साफ साफ बता, अहमद यार बोला। सुन, मैंने फैसला किया है कि इस प्लाट पर एक स्कूल बनाया जाए। इससे वहाँ के तालिबे इल्म को फायदा होगा और इसके साथ साथ मेरी भी कुछ आमदनी बढ़ेगी। मगर यार इसके लिए बहुत सरमाए की जरूरत है। स्कूल बनाना इतना आसान नहीं, सरमाया भी आ जाएगा। इंसान का इरादा हो तो वसाइल भी पैदा हो जाते हैं। मुझे तो नजर नहीं आते, अगर तुमको नजर आते हैं तो ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है। इसके बाद मैं घर आ गया। भेयू को बताया तो वो भी हैरान हुई। बोली, लाखों का खर्च है, कहाँ से लाओगे? बॉन्ड निकल आया तो मकान खरीद लिया, अब क्या करोगे? तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। जिस तरह मकान मिल गया इसी तरह स्कूल भी बन जाएगा। इसकी समझ में खाक ना आया। मैंने तौलिया उठाया और गुसल खाने में घुस गया। बज़ाहिर तो मैं गुसल करने गया था, मगर असल में बकरी से मशवरा करना था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो बकरी मेरे दिमाग में आ गई। उसने कहा, अब तुम किसी भी ठेकेदार को पकड़ो और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करो। वो ठेकेदार मेरा कोई रिश्तेदार तो होगा नहीं कि बगैर कुछ दिए काम शुरू कर दे। मैंने कहा, रुपया भी मिल जाएगा, तरीका मैं बताती हूँ, राजदारी शर्त है। चलो ठीक है, बताओ, मैंने कहा। तुमने लसबेड़ा देखा है ना, वहाँ चले जाओ। कल जो नंबर आएगा वो मैं बताती हूँ, इस पर 5,000 लगा दो, डबल। वो रुपया तुम ठेकेदार को अदा कर दो, काम शुरू। मगर यह तो जुआ है, मैंने कहा। तुमको रुपया चाहिए और इस रुपये को नेक मकसद के लिए लगा रहे हो, बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हो। कितने वालिदैन की दुआएं तुम लोगे, कितनी माएँ तुमको दुआएं देंगी, ज़रा इस पर गौर करो। रुपया तो रुपया है, हासिल करो और काम शुरू करो, किसी चक्कर में मत पड़ो। मैं जो नंबर तुमको दूंगी इसको खामोशी से जाकर खेलो, मेरा राज राज ही रहना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। दूसरे दिन मैं गुसल खाने में गया तो बकरी ने एक नंबर मुझे बताया और कहा, इस पर सिर्फ 1,000 रुपये लगाओगे, क्योंकि ज़्यादा रकम तुमको लाने में परेशानी होगी और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई परेशानी में मुब्तला हो। जब ये रुपए ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और ले आना, बस तुम ये समझो कि तुम्हारे रुपए बैंक में है। मैं हैरान तो हुआ, मगर जिस तरह मुझे बॉन्ड से रुपए मिले थे, इसके बाद बकरी की बात का एतबार आता जा रहा था। मैंने 1,000 रुपये जेब में डाले और टैक्सी पकड़कर लसबेला रवाना हो गया। यह उस जमाने का जिक्र है जब अकबर सट्टे वाला जिंदा था। वो जो काम भी करता था मगर रकम की अदायगी नहायत ईमानदारी से करता था और ज़्यादा रकम होने की सूरत में रकम घर तक ईमानदारी से पहुँचा भी दिया करता था। मैंने बकरी के बताए हुए नंबर पर 1,000 रुपये लगा दिए और चला गया। शाम को सदर में बिलावजह फिरता रहा और फिर जब आखिरी खबर आई तो मेरा नंबर निकल चुका था। अकबर ने खुद अदायगी की मुबारकबाद दी और एक टैक्सी करके दी। मैं लगभग 1 लाख रुपए लेकर वापसी आया। दूसरे दिन ठेकेदार को एडवांस 50,000 दिए और काम शुरू करा दिया। बॉन्ड की एक सीरीज खरीद ली। यह भी मैंने बकरी के कहने पर किया। नौकरी मैंने छोड़ दी थी मगर यह बात किसी को पता नहीं थी। मैं सुबह हस्बे मामूल घर से निकलता और अपने वक्त पर शाम को आ जाया करता। दिन में शेयर मार्केट में फिरता रहता। वहाँ 2-4 दलालों से दुआ सलाम हो गई थी। शेयर की खरीदो फरोख्त रोजाना शेयर बाजार में होती है। किसी शेयर का दाम चढ़ता था और कोई गिर जाता था। इस तरह नफा नुकसान होता रहता। कारोबारी लोग इस बात को जानते हैं और कारोबार करते रहते हैं। मगर मैंने जो भी शेयर खरीदे इसके दाम नहीं गिरे, मुझे हमेशा फायदा हुआ। मैं जिस कंपनी के शेयर खरीदता वो हमेशा ऊपर ही जाती। दलालों को अंदाजा हो गया था। मैं जब भी इनसे मिलता वो बड़े एहतराम से मिलते। वजह इसकी ये थी कि मैं इनको टिप्स दूं। हालांकि वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी थे मगर मेरे साथ जो खिलाड़ी था वो नजर नहीं आता था। मेरी पूरी रहबरी बकरी करती। कभी कभी लसबेला भी चला जाया करता मगर 1,000 से ज़्यादा मुझे खेलने की इजाज़त नहीं थी। अब तो सिर्फ 1 माह के बाद ही लसबेला जा सकता था। मेरा ज़्यादातर ध्यान शेयर मार्केट की तरफ ही था। यहाँ पर रोज़ाना लाखों का कारोबार होता था। मेरे अकाउंट में रोज़ाना इजाफा हो रहा था। लोग खूब अच्छी तरह मुझे जान गए। मेरी साख बहुत अच्छी हो गई थी। शेयर्स की खरीदो फरोख्त करने वाले अक्सर मुझसे मशवरा भी लिया करते थे। 6 माह के बाद मेरी पोजीशन ही बदल गई। मैंने नर्सरी में मकान खरीद लिया। लांडी का मकान बन गया था और इसमें एक बहुत मेयारी स्कूल कायम कर दिया था। मैं तो इतना मसरूफ था कि वहाँ जा भी नहीं सकता था, इसलिए अहमद यार के हवाले कर दिया। वैसे पूरा स्टाफ था। अहमद यार मेरी जगह काम करता था। मैं अपनी ज़ाती गाड़ी में भी कभी वहाँ जाया करता। अहमद यार पूरा हिसाब रखता था। एक अच्छी बड़ी रकम मेरे अकाउंट में हर माह आ जाती थी। अहमद यार ने शादी कर ली और खुशहाल था। इसकी अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ मेरे स्कूल की निगरानी के मैं 5,000 रुपये इसे दे दिया करता था, जो कि इस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। बकरी हमारे बंगले में एक कमरे में रहती थी। मैंने इस कमरे में एयर कंडीशनर लगा दिया। काफ़ी बड़ा कमरा था।
साथ बहुत बड़ा बाथरूम था। बेगम को पता चला कि यह सारी खुशहाली, रुपए की फरवानी, गाड़ी, बंगला, यह सब बकरी के आने के बाद हुआ है। तो वो अक्सर मुझसे कहती, बड़ी खुश खत्म है बकरी, हम लोग क्या थे, किराए के 2 मकानों में रहते थे और अब क्या हो गए। बकरी के आने के बाद काया पलट गई। बड़ी भागवान है बकरी। वो खुद इसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। बकरी कभी कभी निकल कर बरामदे में आ जाती, मगर घर से बाहर नहीं जाती। 1-2 मुलाजिम थे, मगर इनको इसके करीब आने की इजाजत नहीं थी। दूध भी बेगम खुद निकालती थी। आज भी घर में इसका ही दूध इस्तेमाल होता था। मैंने बहुत सख्ती के साथ बेगम को कह दिया था कि कोई मर्द नौकर इसके कमरे में ना जाए। बकरी का जो भी काम हो बेगम खुद करे। वैसे भी इसके पास करने को कोई काम नहीं था, सब काम नौकर कर लिया करते थे। बेगम सिर्फ बकरी के काम करती थी। एक दिन बकरी ने मुझसे कहा, क्या बात है, तुमको बच्चे अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। तो फिर क्या बात है, तुम बे औलाद क्यों हो? ये तो ऊपर वाले पर है, जब चाहे औलाद दे, मैंने कहा। मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे घर लांडी में एक औरत आया करती थी। तुम पता नहीं किस औरत की बात कर रही हो। वो जो तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार थी, तुम्हारी बीवी की खाला लगती है। तुम यब्बो खाला का तो नहीं कह रही? भारी सी मलिर से आती थी। हाँ, मैं इन्हीं का जिक्र कर रही हूँ। तुम्हारे यहाँ अब तक औलाद नहीं हुई, इसकी वजह यही ज़ात शरीफ है। वो किस तरह? मैंने कहा। इसने किसी से या खुद तुम्हारी बीवी की गोग को बांध दिया है। वो बंदिश जब तक रहेगी तुम साहिब औलाद नहीं हो सकते। बड़ी अजीब बात बताई तुमने, मगर सवाल यह है कि इनको ये करने की क्या ज़रूरत थी? तुमको पता है इनकी एक लड़की है, नहायत पोहड़, ज़बान दराज। इनकी उन्होंने एक जगह शादी कर दी थी, मगर चंद दिनों के बाद ही इसकी तलाक हो गई। वो लड़की आज भी मौजूद है, कोई से शादी नहीं करता। तुम पर इनकी बहुत दिनों से नज़र है। तुम ये बात तो जानते होगे कि जब तक औरत को औलाद नहीं होती, इस वक्त तक वो शोहर की नज़र में मोतबर नहीं होती। इसकी बुनियाद कमज़ोर होती है। औलाद होने के बाद औरत की जड़ें फैल जाती हैं। अगर मर्द इसको छोड़ना भी चाहे तो इसको इस पर खूब गौर करना पड़ता है। बे औलाद औरत बगैर जड़ का दरख्त है, एक मामूली झोंका भी इसको गिरा सकता है। तुम्हारी बीवी की कोख को इसलिए बांधा गया है कि वो औलाद ना पैदा कर ले। एक न एक दिन तुम औलाद की ख्वाहिश करोगे और इस बेसमर दरख्त को गिरा दोगे और दूसरी की तलाश करोगे और वो फिर तुम्हारे सामने आएगी। मगर वो तो अब भी आती है, बड़ी शफकत से पेश आती है, मैंने कहा। और अपनी लड़की का जिक्र भी ज़रूर करती है, बकरी ने कहा। यह भी ठीक है। एक दफ़ा तो एक स्वेटर लाई थी, कहती थी अनूरी ने ख़ास तौर से मेरे लिए बनाया है, मैंने कहा। वो एक बहुत बड़े प्लान पर अमल कर रही है। फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा। तुम ये बताओ, तुमको औलाद की ज़रूरत है? औलाद की ज़रूरत किसे नहीं होती, मैंने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं इसका तोड़ करती हूँ। और वही हुआ। 1 हफ्ते के बाद ही बेगम ने खुशखबरी सुना दी। वक्त का काम है गुजरना, वो नहीं रुकता। मैं एक मतवसत दर्जे का आदमी था, मगर बहुत कम वक्त में उठकर ऊपर आ गया। ये मेरे नसीब की बात है। मैंने मोहम्मदी हाउस में अपना एक ऑफिस काम कर लिया। शेयर मार्केट में मेरी धाक बढ़ गई। कारोबारी लोगों से हर वक्त का साथ हो गया। लाखों रुपए का रोजाना लेन देन मेरे दफ्तर से होने लगा। मगर कभी कभी मैं सोचकर परेशान ज़रूर होता हूँ कि अभी तो मुझे मशवरा देने वाली मेरे साथ है। मैं जिस जगह हाथ डालता हूँ कामयाब होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है नाकाम होने वाली जगह मुझे पहले से पता होती है। इसलिए मैं नाकामी से दूर रहता हूँ। लाखों रुपए में सट्टा जीत जाता हूँ और कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए हारता भी हूँ। मैं दफ्तर में बैठा था कि बकरी आ गई। कैसे हो? इसने पूछा। बहुत अच्छा हूँ, देख ही रही हो, मैंने कहा। दरवाज़ा बंद कर दो, फ़ोन भी बंद कर दो, इसने कहा। अरे खैरियत तो है? कोई बहुत अहम बात करनी है क्या? मैंने पूछा। पहले वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा भाई, करता हूँ। मैंने घंटी बजाई। चपड़ासी को कहा दरवाज़ा बंद कर दो और किसी को अंदर ना आने देना। चपड़ासी ने गर्दन हिलाई और चला गया। तो मैंने टेलीफोन की केबल निकालकर इससे कहा, अब कहो क्या बात है? 1 साल होने वाला है, तुमको अंदाज़ा है इसका? इसने कहा। इतनी जल्दी 1 साल होने वाला है? पता ही नहीं चला। तुम आराम में थे, सुकून में थे, इसलिए पता नहीं चला। मैं बकरी के जिस्म में कैद थी, मजबूर थी, सिवाय आंखों के। मेरी हर ताकत खत्म हो गई थी, इसीलिए मेरे लिए साल बहुत असियतनाक था। कितनी अजीब बात है, जो साल मेरी जिंदगी का स्याह तरीन साल है, वही तुम्हारी जिंदगी का रोशन तरीन साल है। तुमने इस साल वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी तमन्ना तुम करते थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, मैंने कहा। मेरी कैद खत्म होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। मुझे पता था कि तुमको अंदाजा नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत मैं हर वक्त महसूस करता हूँ। मेरी कारोबारी सूझबूझ इतनी नहीं है कि अकेला कुछ कर सकूँ। मैं क्या करूँगा बताओ, मैंने कहा।
तुमको अब खुद ही सब कुछ करना है। अब तुम मिल में नौकरी करने वाले मामूली आदमी नहीं हो, और जिंदगी के इस दौर में भी नहीं जब अकल पर जज्बात काबिज होते हैं। अकल इस्तेमाल करना तुमको आ जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये तुमको बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि दौलत खुद अक्लमंद बना देती है। अब सिर्फ 1 हफ्ता है मेरे पास। बकरी ने कहा, तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम कहाँ से आई थी और अब कहाँ चली जाओगी? मैंने पूछा। हाँ, वह कहा गया है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दूं। तो सुनो, मैं जिन्नात की इस कौम से हूँ जो समंदर के साहिलों पर आबाद है। रोहड़ी से शुरू होकर ठट्टा तक हमारी आबादी फैली हुई है। समंदर के अंदर जो छोटे बड़े जजीरे गैर आबाद हैं, इनमें भी हमारी आबादी है। हम लोग समंदर परस्त हैं, हमारा सब कुछ समंदर ही है। तुम लोग मुसलमान नहीं हो? मैंने पूछा। नहीं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं। हमारे कबीले में मुसलमान हैं, मगर बहुत कम है। ज़्यादातर समंदर परस्त हैं। मैं एक कबीले के सरदार की बीवी हूँ। मेरा शोहर नहायत सक्की मिजाज जिन है, हालांकि मैं इसकी हमेशा वफादार रही हूँ। इसके बच्चों को मैंने जन्म दिया है, मगर वो अब भी मुझ पर शक करता है। इसकी कोई वजह तो होगी? मैंने पूछा। शादी से पहले मैं एक जिन को पसंद करती थी। वो बहुत खूबसूरत जिन था। हम लोग जिसको खूबसूरत कहते हैं, तुम लोग इसको बदसूरत कहोगे। मैं इसको पसंद करती थी और इसी से शादी करना चाहती थी। इसी के साथ घूमती फिरती थी। वो टेलीपैथी का माहिर था, यानी वो आंखों के जरिए बहुत दूर तक देख लेता। मैंने इससे ही आंखों का इल्म सीखा। आमतौर पर जिन इस इल्म को नहीं जानते। मेरे शोहर को पता भी नहीं है कि मैं ये इल्म जानती हूँ, इसलिए वो मुझे बेफिक्र होकर बकरी के जिस्म में कैद कर गया। हालांकि वो साहिर है, बहुत ताकतवर भी है। इसकी ताकत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आखिर तुमको सजा इसने क्यों दी? मैंने सवाल किया। मैंने जब से इसको बताया कि मैं अब बच्चे नहीं पैदा करूंगी। क्यों? तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहती? मैंने पूछा। मैं 120 बच्चे पैदा कर चुकी थी, इसने जवाब दिया। हैं 120? मैंने हैरत से कहा। हाँ, हमारे यहाँ एक वक्त में 30-40 बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, तुम क्यों मजीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती? आखिर हम लोग भी इंसानों के करीब रहते हैं। कुछ कुछ आदतें हम में इंसानों वाली आती जा रही हैं। मुझे एक मेरी दोस्त ने बताया था कि इंसान ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। औरतें 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे पैदा करना बंद कर देती हैं। इससे इनकी सेहत ठीक रहती है और उम्र लंबी होती है। तुम किस चक्कर में फंस गई शर्मीली बेगम? इंसान बड़ा अयार है। जो लोग कम बच्चे पैदा करने को कहते हैं, वही 10-11 पैदा कर चुके होते हैं। तुमने बिला वजह अपने शोहर से बिगाड़ी। एक वजह और भी है। अच्छा, वो वजह क्या थी? जो जिन 150 बच्चों का बाप बन जाता है, इसको एक बीवी और रखने का इख्तियार हासिल होता है। मैं ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करती कि कोई और मेरे शोहर पर हक जताए। हालांकि मेरा शोहर सख्त गिर है, मगर मैं फिर भी इसको पसंद करती हूँ। अब तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, खूब आ गई, मैंने कहा। आज पीर का दिन है। मैं अगले पीर को तुम्हारे पास नहीं होंगी और आज के बाद तुमसे ज़हनी राब्ता भी नहीं करूँगी। मगर आज तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताए देती हूँ, गौर से सुनो। एक सरकारी मिल पंजाब में है, बहुत बड़ी मिल है। वो घाटे में चल रही है। इसका बनाया हुआ कपड़ा और धागा मार्केट में कोई नहीं खरीदता। अंदरूनी तौर पर वो मिल कराची की एक बहुत बड़ी पार्टी ने खरीद ली है। इसका ऐलान वो 2 हफ्ते के बाद करेगी। इस 2 हफ्तों में वो मार्केट से इसके शेयर खरीदेंगे, क्योंकि 100 रुपये का शेयर 50 रुपये में मिल रहा है। बड़ी होशियार पार्टी है। वो ये काम गैर महसूस तरीके से करेंगे। तुम जिस कदर शेयर खरीद सकते हो खरीद लो, इसका दाम एकदम ऊपर आएगा। अरे ये तो मैं कर लूँगा, मगर तुम ये बताओ, आखिरी हफ्ते में मुझसे राब्ता भी नहीं करोगी क्या? मैंने पूछा। इसमें भी तुम्हारी भलाई है। मैंने तुमको बताया है कि मेरा शोहर बहुत सख्ती मिजाज है। मैं तुमसे राब्ता करूंगी और वो मेरी तलाश में आया हुआ हो तो इसको पता चल जाएगा। फिर ना मेरी खैर है और ना तुम्हारी। इसकी ताकत बहुत है, मैं इसके सामने कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, एक फरमाइश पूरी कर दो शर्मीली बेगम, मैंने कहा। आज मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम जो कहो, बकरी ने कहा। हमारा तुम्हारा 1 साल साथ रहा है और मैंने तुम्हारा असल चेहरा नहीं देखा। 1 साल से मैं इस बकरी के जिस्म में कैद हूँ। ये बकरी का चेहरा ही मेरा चेहरा है। 1 साल गुजरने के बाद मेरी सज़ा पूरी होगी तो मुझे मेरा असली चेहरा मिलेगा, और वो चेहरा ऐसा होगा कि तुम देख नहीं सकोगे। अरे वाह, क्यों नहीं देख सकूंगा? तुम तो मेरी मोहसिन हो, मैंने कहा। यूँ तो मैं बहुत हसीन हूँ। मेरे हुस्न पर ही फिदा होकर मेरे शोहर ने मुझसे शादी की, मगर तुम्हारे हुस्न में और हमारी दुनिया के हुस्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम जिसको हसीन कहते हो वो हमारे नज़दीक गवारा भी नहीं होता, और जिसको हम हसीन कहते हैं इसको देखकर तुम बेहोश हो जाओगे डर के मारे। तो यूँ कहूँ शर्मीली बेगम कि तुम अपना दीदार नहीं कराओगी। हाँ, यही बात है। अच्छा, जाने के बाद राब्ता तो करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों? इसलिए कि मेरा शोहर, तुमको मैंने बताया है, बहुत सक्की मिजाज है, ऊपर से साहिर भी है, और अब तुमको मेरी ज़रूरत भी नहीं।
یہ 1 سال میری زندگی کا حسین ترین سال ہے۔ میری بات مانوگے؟ میں حکم تو دے نہیں سکتی، فرمائش کرتی ہوں، پوری کرو گے؟ تم حکم کرو۔ تم اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ دوسرا، آج کے بعد سٹا نہیں کھیلنا۔ تم نے فرمائش کی ہے، اگر حکم بھی تو میں وہ بھی مانوں گا۔ سٹا کھیلنے سے منع کر رہی ہوں کہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ۔ تمہاری بیوی نے میری بڑی خدمت کی، اس کو دکھ دو گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ اب شاید ہم آپس میں کلام نہ کر سکے، اس لیے پہلے سے مبارکباد دیتی ہوں۔ کس بات کی مبارکباد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی، باپ جو بننے والے ہو، اگر کبھی میری یاد آئے تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر مجھے یاد کر لینا۔ اب اجازت دو۔ اور وہ میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے فوراً گھنٹی بجائی، چپڑاسی آیا۔ میں نے کہا رزاق کو بلاؤ۔ رزاق کے آتے ہی میں نے اس کو کہا، رزاق، مارکیٹ میں ایٹی کے جتنے شیئر جس قیمت میں بھی ہوں خرید لو۔ ایٹی کے شیئر؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ ہاں، ایٹی کے شیئر، فوراً خریداری شروع کر دو۔ وہ حیران ہوتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے پورے ہفتے شیئر خریدے۔ جب دلالوں کو پتہ چلا کہ میں شیئر خرید رہا ہوں تو وہ بھی ایٹی کے شیئر خریدنے لگے۔ اس طرح ہفتہ ختم ہونے تک مارکیٹ میں ایٹی کے شیئر کی قیمت بھی بڑھ چکی تھی اور میرے پاس اس سے بہت شیئر آ چکے تھے۔ پیر کی صبح بیوی نے گھبرا کر مجھے اٹھا دیا۔ ارے اٹھو بھی، غضب ہو گیا، وہ بولی۔ کیا ہوا آخر؟ میں نے پوچھا۔ بکری مر گئی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ بکری مر گئی؟ کیا آج پیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پیر ہے۔ یہ دن کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ اس لیے کہ بکری کو پیر کو ہی مرنا تھا۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ بکری پیر کو مر جائے گی؟ کل تو بھلی چنگی تھی، مجھے ایک درویش نے بتایا تھا۔ اچھا اب کیا کریں؟ بیوی نے پوچھا۔ مالی سے کہو کہ باغیچے میں ایک کنارے پر ایک قبر تیار کرے، اس میں بکری کی قبر بنا دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ دیکھو نا، ہمارے لیے کتنی بھگوان بکری تھی، گھر میں آتے ہی ہمارے حالات ایک دم بدل گئے۔ اس نے خوب دودھ پلایا اور کبھی تنگ بھی نہیں کیا، شاید ہی کسی کو ایسی بکری ملی ہو۔ میں نے کہا۔ ہاں آپ نے ٹھیک کہا، مجھے تو حیرت ہوتی تھی، انسانوں کی طرح ہر بات سمجھتی تھی، کمرے میں اس طرح رہتی جیسے انسان رہتے ہیں۔ باغ میں اس کی چھوٹی سی قبر بنا دی گئی، اس پر ایک تختی بھی لگا دی اور لکھ دیا، ہماری پیاری بکری یہاں دفن ہے، اور مرنے کی تاریخ بھی لکھ دی۔ میرا کاروبار اللہ کے فضل سے خوب پھیل رہا ہے، 4 بچوں کا باپ ہوں، مگر کبھی کبھی شرمیلی کی یاد آ جاتی ہے تو میں خاموشی سے کلفٹن چلا جاتا ہوں اور شرمیلی کو یاد کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ میرے قریب ہی ہے۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں، مگر یہ صرف میرا خیال ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔